हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। देखिए बच्चों, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को कहा था, ये जो टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम दिस यूनिट, ठीक है, ऑफ दिस यूनिट। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे और उन्हीं प्रॉपर्टीज से क्या निकालना सीखेंगे, मॉलिक्यूलर मासेस भी निकालना सीखेंगे। तो अगर इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करूं, तो अगर नेम की बात करूं तो को का मतलब होता है टुगेदर, ठीक है, टुगेदर। और अगर इसी को लैटिन में अगर मैं बात करूं तो इसको लैटिन में कहते हैं टू लिंक, ठीक है, यानी कि एक दूसरे से जोड़ना। तो यही तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की, और डेफिनेशन को लेते हुए ही हम क्या करेंगे, इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करूं मैं, तो कहेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ dilute solutions are those properties which depend completely, ध्यान से देखिएगा बच्चों इसको। तो क्या कहता है, which depends completely upon the number of particles of the solute, depends on the completely on the number of particles of solute contained in a known volume of a given solvent and are independent of the chemical composition or nature of solute। तो इसकी डेफिनेशन को ध्यान से देखिएगा। डेफिनेशन में ही क्या कहता है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो यहां हम जो भी सॉल्यूशन लेके चलते हैं वो हम डाइल्यूट सॉल्यूशन के बारे में ही बात करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन क्यों, तो हमने लास्ट टॉपिक में भी किया था, लास्ट टू लास्ट टॉपिक में, कि जो हम जितने हम आइडियल सॉल्यूशन की बात करूंगी मैं, तो जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं वही हमारे आइडियलिटी की तरफ जाते हैं। मोस्टली क्या होते हैं, आइडियल होते हैं। तो जितनी भी हम प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करते हैं, कंसीडर करके चलते हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन रहा होगा वो कैसा रहा होगा, आइडियल रहा होगा, ठीक है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन आर दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड कंप्लीटली अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट। यानी कि ये जो प्रॉपर्टी है वो कंप्लीटली किस पे डिपेंड करती है, किसी सॉल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है। ध्यान से सुनिएगा, कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। कंटेन्ड इन अ नोन वॉल्यूम ऑफ गिवन सॉल्वेंट। तो यहाँ पर जो सॉल्वेंट का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, हमें ऑलरेडी नोन होगा। एंड आर इंडिपेंडेंट ऑफ द केमिकल कंपोजिशन और द नेचर ऑफ सोल्यूट। मतलब ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है। वो सोल्यूट कैसा है, उसका नेचर कैसा है, किस तरीके की रिएक्शन कर रहा है, उसको इस चीज से कोई भी लेना देना नहीं है। तो डिपेंड किस पे करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट पे, और इंडिपेंडेंट किससे है, नेचर ऑफ सोल्यूट से, ठीक है। तो यहाँ पर डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करें ताकि वो हमारा सॉल्यूशन कैसा रहे, आइडियलिटी की तरफ रहे, इट प्रीसीड्स टुवर्ड्स आइडियलिटी, ठीक है। तो यहां से इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं यहां पर लिख सकती हूं, दैट इज मेजर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट।
ठीक है, मतलब क्या कहता है ये, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो भी आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जो इसकी मेजरमेंट निकालोगे तो वो मेजरमेंट आपकी कहां से निकल के आएगी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट से निकल के आएगी। ठीक है, तो अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। सम इंपॉर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर, तो कौन कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं इंपॉर्टेंट जो है हमारे लिए, जिसमें से पहली आती है आपकी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, ये ऑलरेडी हम पढ़ भी चुके हैं। याद कीजिएगा जब हम लोगों ने क्या पढ़ा था, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा था। तो वहां पर जो सॉल्यूट हम कैसा लेकर चले थे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लेकर चले थे। ठीक है, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के केस में हमने क्या निकाला था, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकाला था। सेकेंड आता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड आता है हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एंड द फोर्थ वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर। बच्चे सभी के सभी जो टॉपिक हैं ये क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉर योर अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, तो अगर मैं देखो, पहला क्या था मेरा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और ये कब निकल के आया था, जब आपने क्या किया था, सोलवेंट के अंदर एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया था। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड होने से क्या हो गया था, सॉल्यूशन का ओवरऑल वेपर प्रेशर क्या हो गया था, कम हो गया था। किसके कंपैरिजन में, जब वो सोलवेंट अपनी प्योर स्टेट में था उसके कंपैरिजन में, और वहीं से इसका नाम क्या पड़ा था, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव का मतलब भी मैंने आपको वहां पर अच्छे से समझाया था। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। एक अगर मैं बात कहूं तो ये जो टर्म्स है ये भी कहीं ना कहीं क्या है, इसी से ही रिलेट करती है। अगर आपको ये चीज समझ में आती है तो ये वाली चीजें भी क्या है, आप इजिली समझ सकेंगे। ठीक है, तो इसमें मैं पहली बात करूंगी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वैसे तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार दोबारा इसको करेंगे। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये चीज मैंने आपको पहले भी कही थी। इसका नाम रिलेटिव क्यों पड़ा, क्योंकि किससे रिलेट करके देखते हैं हम यहाँ पर वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का, जब सोल्यूट किससे, सॉल्वेंट से, सॉल्वेंट जब अपनी प्योर स्टेट में था, है ना, तब उसका वेपर प्रेशर कितना था, और आफ्टर एडिशन ऑफ सोल्यूट तो जो सॉल्यूशन बना तो उसका वेपर प्रेशर कितना था। यानी कि प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को रिलेट करते हैं किससे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन से। तो उसमें कितने चेंजेस आ रहे थे, हमने देखा था कि सोल्यूट अगर आपने क्या ऐड किया, नॉन वोलेटाइल ऐड किया तो क्या हो रहा था, वेपर प्रेशर कम हो रहा था, और वहीं से इसका नाम पड़ा था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो क्या कहेंगे, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज, व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज dissolved in a solvent, ठीक है, in a solvent, the vapor pressure of the solution is lower than that of प्योर सोलवेंट, है ना। तो प्योर सोलवेंट के कंपैरिजन में क्या हो गया था, ये वेपर प्रेशर काफी लो हो गया था। वही चीज क्या है आपका, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है। और इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या कंक्लूजन निकल के आता है, कंक्लूजन यहां से निकल के आया था दैट, देखो जो हमारा टोटल प्रेशर था, टोटल वेपर प्रेशर किसके इक्वल था, हमारा पीए प्लस पीबी के इक्वल था, है ना। और ए को मैंने क्या हम मान के चले थे, सोलवेंट, यानी कि सोलवेंट से जो वेपर प्रेशर मिल रहा है, और पीबी हमारा क्या था, सोल्यूट से जो वेपर प्रेशर मिल रहा है। और सोल्यूट हम लोगों ने कैसा लिया था, नॉन वोलेटाइल लिया था। तो नॉन वोलेटाइल की वजह से तो कोई भी वेपर प्रेशर नहीं हो रहा था। तो यहां से पीटी की जगह पीएस भी लिख सकती हूँ, पीएस मतलब सोल्यूशन की बात कर रहा है। तो पीएस हमारा यहां से क्या निकल के आया था बच्चों, क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, मोल फ्रैक्शन इनटू में, यानी कि इसी का मोल फ्रैक्शन,
मोल फ्रैक्शन, ठीक है, ऑफ ए इंटू में पी नोट ऑफ ए। तो इसकी इतना क्या आया था, हमारा रिजल्ट निकल के आया था। अब मैं जीटा ए की जगह जीटा 1 यूज करती हूँ ताकि आपको वो चीज पढ़ने में आसानी हो जाए। ठीक है, जीटा 1 मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ और एक और हटा के सिर्फ पी नोट लिख रही हूँ। तो यहाँ पर ये चीज क्या है, अंडरस्टूड है कि ये जो वैल्यू निकल के आ रही है वो किसके लिए थी, मेरी सोलवेंट के लिए थी, क्योंकि सोल्यूट का कोई भी वेपर प्रेशर नहीं था। ठीक है, तो यहां से क्या निकल के आया, PS इज इक्वल टू जीटा 1 ऑफ पी नोट। किसके लिए था, सोलवेंट के लिए था। लेकिन हम लोग तो क्या पढ़ रहे हैं, सोल्यूट की टर्म की बात कर रहे हैं ना। तो अगर मैं कहूं कि x1 क्या है, मोल जीटा 1 क्या है, आपका मोल फ्रैक्शन है। किसका मोल फ्रैक्शन, किसका है, आपका सोलवेंट का। और जीटा 2 क्या रहेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट का, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो आपको यहां पर जीटा 1 है, तो क्या मैं लिख सकती हूँ जीटा 2 इज इक्वल टू जीटा 1 इज इक्वल टू 1 माइनस जीटा 2। तो यहां से मैं जीटा 1 की वैल्यू इधर पुट कर दूंगी, तो PS इज इक्वल टू 1 माइनस जीटा 2 इंटू में पी नोट। इसको मैं क्या कर सकती हूँ, अंदर ओपन कर सकती हूँ। तो PS विल बी इक्वल टू पी नोट माइनस पी नोट जीटा 2। मुझे क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन चाहिए, किसके, सोल्यूट के। इसको ऐसे लिखने की बजाय हम बल्कि ऐसे लिखेंगे डायरेक्ट ही कि जो पी नोट होगा वो क्या चला जाएगा, इसके बेस में चला जाएगा। तो क्या आएगा आपके पास में, PS अपॉन में पी नोट इज इक्वल टू 1 माइनस जीटा 2। सो PS अपॉन पी नोट यहां क्या आ जाएगा आपका, माइनस 1 माइनस, राइट, 1 माइनस इज इक्वल टू जीटा 2। तो इसको और आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, पी नोट माइनस PS अपॉन में पी नोट इज इक्वल टू जीटा 2। तो ये हमारा क्या निकल के आया था, ये इक्वेशन निकल के आई थी किसके लिए, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए। तो इस इक्वेशन में जो आपकी जो लेफ्ट साइड में जो टर्म है, ठीक है, ये जो लेफ्ट साइड में जो टर्म है इसी को आप क्या कहते हो, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये चीज आपको समझ में भी आ रही होगी कि प्योर सॉल्वेंट में वेपर प्रेशर ज्यादा था एज कंपेयर टू सॉल्यूशन में। तो यही हमने देखा, पी नोट माइनस PS कितना चेंज आया, माइनस करके देखेंगे कितना चेंज आया, तो कितना कम हुआ है, तो वो हम यहां से निकालते हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन से क्या मैं ये कह सकती हूँ कि जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो किससे रिलेट कर रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कि जितने ज्यादा आप सोल्यूट ऐड करते रहेंगे सोलवेंट के अंदर, जो वेपर प्रेशर है वो उतना ही क्या होता जाएगा, कम होता चला जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है वो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे है। तो क्या पढ़ेंगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कैसे हमने इसको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोला, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है, जो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के हो। ठीक है, तो ये क्या है, मेरे पास जीटा 2 है। ठीक है, तो किसके डायरेक्ट मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट जो चीज आ चुकी है। और साथ में क्या कहता है, अब हमें ये भी प्रूव करना है कि ये सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट, या फिर मैं कह सकती हूँ कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड नहीं करता। तो ये मेरे पास बच्चों क्या है, यहाँ पर जीटा 2। जीटा 2 क्या लिख सकते होता है, N2 अपॉन में N1 प्लस N2, N2 अपॉन में N1 प्लस में N2 होता है। ये क्या है, आपके नंबर ऑफ मोल्स, जिसके निकालते हैं आपको पता ही मोल फ्रैक्शन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालते हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो इस वैल्यू को मैं जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें पुट कर सकती हूँ। तो क्या आएगा आपके पास आंसर, पी नोट माइनस PS अपॉन में पी नोट इज इक्वल टू N2 अपॉन में N1 प्लस में N2। तो ये इक्वेशन जो है आपकी निकल कर आ गई। और इसी इक्वेशन से आप क्या कह सकते हो कि यहां से ये जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है वो एक तरीके से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के कौन सा है, आप नंबर ऑफ मोल्स के, और नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं, सोल्यूट के।
ठीक है, तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि ये सारी सारी टर्म्स क्या है आपके पास, नंबर ऑफ मोल्स है। क्या आपको यहाँ पर कोई भी नेचर की बात चल रही है? नहीं चल रही है। तो आप कह सकते हैं कि जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड करता है, ना कि नेचर ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड करता है। सो हेंस वी कैन से दैट रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो वहां पर हम लोगों ने क्या देखा था कि जो आपके रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है वो क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो यहाँ अब क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होने के साथ साथ हम क्या निकालना सीखेंगे, सोल्यूट का मोलिकुलर मास भी कैसे निकाला जा सकता है वो भी सीखेंगे। तो वहां से जो हमारे पास टर्म निकल के आई थी वो आई थी पी नोट माइनस पी एस अपॉन में पी नोट इज इक्वल टू N2 अपॉन में N1 प्लस में N2। तो ये क्या आई थी, क्या आया था, रिजल्ट निकल के आया था हमारा वहां से। ठीक है, तो ये क्या है आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होता क्या है, सोल्यूट लगा लीजिए या फिर नंबर ऑफ मोल्स की मैं बात कर लेती हूँ। तो क्या होता है, जो भी मास गिवन होता है सोल्यूट का, मान लीजिए कोई मास दिया हुआ है, कोई वेट दिया हुआ है, कह दिया मैंने इसको W2, यहीं से कोरिलेट करके मैंने इसको W2 लिख दिया। ठीक है, गिवन मास अपॉन में क्या होता है, मोलर मास होता है, राइट। तो क्या हो जाएगा W2 अपॉन में M2। ऐसे ही N1 क्या हो जाएगा आपका W1, यानी कि सॉल्वेंट का कुछ तो मास रहा होगा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, अब आपको ये तो पता है कि आपका जो सॉल्वेंट है, सोल्यूट है, वो कौन सा है, तो वो क्या होगा, उनका मोलर मास भी क्या होगा हमें पता होगा। तो W2 अपॉन में M2, W1 अपॉन में M1। तो यहां से क्या करेंगे, ये जो N2 और N1 की वैल्यू आई है वो मैं क्या कर दूंगी, इस इक्वेशन में पुट कर दूंगी। सो वी विल फाइंड पी नोट माइनस पी एस अपॉन में पी नोट, ठीक है, विल इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, इक्वल टू W2 अपॉन में M2। ठीक है, ये मैंने यहां से N2 की वैल्यू पुट की, इसके बाद में N1 W1 अपॉन में M1 प्लस में W2 अपॉन में M2। तो यहां से ये जो टर्म निकल के आई है वो मेरी किस टर्म में निकल के आई है बच्चों, मोलिकुलर मास के फॉर्म में निकल के आई है। यहां से हम क्या कर सकते हैं, मोलिकुलर मास इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज मैंने आपको शुरू में करवाई थी, जब मैंने कहा था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हम पढ़ते हैं उसमें जो सॉल्यूशन होता है, हम कैसे कि आपका जो सॉल्यूशन है वो ऑलमोस्ट क्या होना चाहिए, आइडियल होना चाहिए। और आइडियलिटी की तरफ जाने के लिए हम क्या रखते हैं, सॉल्यूशन को डाइल्यूट रखते हैं। सो इन केस ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, अगर मैं डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करती हूँ, डाइल्यूट का मतलब क्या होता है कि आपका जो वाटर है वो ज्यादा से ज्यादा होगा, यानी कि आपका जो सॉल्वेंट है वो क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन तो किसके साथ बढ़ती है, सोल्यूट के साथ साथ बढ़ती है, और डाइल्यूशन किसके साथ साथ बढ़ता है, सॉल्वेंट के साथ साथ बढ़ता है। तो अगर आपका सॉल्यूशन कैसा है, डाइल्यूट है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो आपका सॉल्वेंट है, सोल्वेंट जो है वो बहुत बहुत ज्यादा है किससे, सोल्यूट से। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होंगे, काफी कम होंगे एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्वेंट। तो क्या करूंगी, ये वाली जो मेरी इक्वेशन आई है, ये जो अब ऊपर वाली इक्वेशन थी, इस इक्वेशन में क्या कर दूंगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 को नेग्लेक्ट कर सकती हूँ। तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकल के आएगा, पी नोट माइनस पी एस अपॉन में पी नोट इज इक्वल टू N2 अपॉन में N1। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, N2 और N1 की कुछ वैल्यूज थी, मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं, क्या आ जाएगा, पी नोट माइनस पी एस अपॉन में पी नोट इज इक्वल टू W2 अपॉन में M2 अपॉन में W1 अपॉन में M1। एंड यू कैन आल्सो राइट दिस पी नोट माइनस पी एस अपॉन में पी नोट इज इक्वल टू W2 अपॉन में W1 इंटू M2 अपॉन में M1। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, किसके लिए, आप रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के लिए। अब इससे जो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है आपसे, न्यूमेरिकल कैसा आ सकता है, वो एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं। देखिए मेरे पास यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल है। पहला एक न्यूमेरिकल आता है इनमें से मेरे पास, वो क्या है देखते हैं। कहता है यूरिया फॉर्म्स एन आइडियल सॉल्यूशन, यूरिया फॉर्म्स एन आइडियल सॉल्यूशन इन वाटर। तो अब आइडियल सॉल्यूशन बना रहा है, और आइडियल का मतलब क्या है, यहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन क्या रही होगी, ज्यादा, यानी कि वाटर क्या रहा होगा, ज्यादा क्वांटिटी में रहा होगा। एक्वा सॉल्यूशन रहा है, यानी कि सोलवेंट जो है वो काफी ज्यादा है। डिटरमाइन द वेपर
दूसरी टर्म में कह सकते हैं कि जो सॉल्यूशन है आपका क्या है, काफी डाइल्यूट है। डिटरमाइन द वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन, मुझे क्या निकालना है, वेपर प्रेशर निकालना है सॉल्यूशन का ऑफ यूरिया कंटेनिंग 10% बाई मास। अब कंटेनिंग कैसे, यूरिया कैसा है, 10% बाई मास। यहां से आपको याद आना चाहिए मास मास रिलेशनशिप आप लोगों ने पढ़ी थी, ठीक है, एट 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस पे ये हो रहा है काम, ठीक है। और 40 डिग्री सेल्सियस पे इसने वेपर प्रेशर मुझे किसका दिया है, वाटर का दिया है, वो कितना है 55.3 mm ऑफ Hg। तो बच्चे सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास यहाँ पर है। तो अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करती हूँ, इस न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन की बात करती हूँ आपके आगे, तो क्या कर सकते हैं, देखिए यूरिया फॉर्म्स एन आइडियल सॉल्यूशन, दैट मीन्स जो आपका सॉल्यूशन है वो कैसा है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है हमारे पास में, है ना। डिटरमाइन द वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन, मुझे क्या निकालना है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि मुझे क्या फाइंड आउट करना है, पीएस फाइंड आउट करना है, ठीक है। यूरिया कंटेनिंग 10% बाई मास, तो बाई मास की बात चल रही है, तो मैं यहां से बोल सकती हूं 10% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया मीन्स क्या होगा, इसका मतलब होगा दैट 10 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट, या फिर डिजोल्व भी बोल सकते हैं आप, डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। तो यहां से मेरे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन निकल के आई, दैट इज वेट ऑफ यूरिया कितना है मेरे पास, वेट ऑफ यूरिया कितना है बच्चे, 10 ग्राम। तो यूरिया को किस में डिसॉल्व किया गया, वाटर में डिसॉल्व किया गया, तो वाटर का भी कुछ मास रहा होगा, यानी कि सॉल्वेंट का कुछ मास रहा होगा। सो वेट ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट मेरे पास यहाँ पर क्या है, वाटर है ना, उसका कितना रहा होगा। अगर 100 ग्राम को लेके चल रहे हैं, 10 ग्राम जिसमें आपका यूरिया है, तो वाटर कितना बच गया, 100 माइनस 10 दैट इज 90 ग्राम, ठीक है। तो ये तो क्या निकल के आ गया मेरा, W1 और W2 निकल के आ गया। उसके बाद मॉलिक्यूलर मास की बात करूं तो जो मॉलिक्यूलर मास M2, ठीक है, इसमें गिवन भी होगा हमारे पास, और नहीं तो मुझे पता है कि जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो किसका, यूरिया का, वो कितना होता है आपका 60, और जो मॉलिक्यूलर मास यानी कि M1 की अगर मैं बात करूं वाटर का, तो वो कितना होता है आपके पास में 18। तो बस सिंपल सी चीज थी, हमें क्या करनी है इसके बाद में, वैल्यू पुट करनी है। तो इक्वेशन मेरे पास है, इक्वेशन क्या है मेरे पास में, P0 माइनस PS इज अपॉन में P0, W2 अपॉन में W1 इंटू में M2 अपॉन में M1, वैल्यू पुट कर देंगे यहां से। तो P0 मेरे पास बच्चों यहाँ पर क्या है, P0 इसने मुझे दे रखा है, ये दे रखा, देखिए कहता है कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस, यानी कि P0 है ना, P0 क्या है यहाँ पर आपका, वेपर प्रेशर ऑफ P0 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोलवेंट विच इज 55.3 mm ऑफ Hg, है ना। तो वो वैल्यू हमें क्या करनी है, इधर पुट करनी है। तो पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा यहां से 55.3 माइनस PS अपॉन में 55.3। W2 मेरे पास में क्या है, हम लोगों ने निकाला था विच इज 10 ग्राम, ठीक है। W1 मेरे पास है 90 ग्राम, M2 मेरे पास 60 और M1 मेरे पास कितना है 18 है, ओके। तो उसके बाद में क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा आपका आंसर, वो चेक कर लीजिए। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास में, इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करने पर आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 55.3 माइनस PS इक्वल टू, यहां से 9 आ जाएगा आपके पास में, ठीक है, और 320, अच्छा इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे आगे। सो 20 अपॉन में 48 54, ठीक है। अच्छा 20 अपॉन में क्या आ गया, 54 आ गया। तो मुझे क्या चाहिए, PS चाहिए। PS क्या आ जाएगा आपके पास में, 20 अपॉन में 54, या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 55.3 माइनस 20 अपॉन में 54।
सो यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 53.46 mm। ठीक है, तो ये जो है आपका वेपर प्रेशर किसका निकल के आ गया, सॉल्यूशन का निकल के आ गया। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपका, टू दी पॉइंट और टू दी क्वेश्चन जो फॉर्मूला है आपका उस पर बेस्ड है। तो बस आपको यहाँ पर समझना है। देखिए, और आपके लिए ये चीज भी आपको ये चीज ध्यान रखनी है, मोस्टली जितने भी आपके न्यूमेरिकल होते हैं 99% केसेस में जो सॉल्यूशन होता है आपका वो कैसा होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है। और डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा तो हम यहाँ पर जो N2 है इसको क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे और किस फॉर्मूले को फॉलो करके चलेंगे, इस वाले फॉर्मूले को फॉलो करके चलेंगे। तो अब सब चीज आपको गिवन थी, यहां से आप लोगों ने क्या निकाल दिया, वेपर प्रेशर निकाल दिया किसका, सॉल्यूशन का। ठीक है, इसके बाद जब हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में।